वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, बहुत दिनों बाद हम लोग फिर चलते हैं 10th चैप्टर 13 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन गोलीय सतह से। ये अध्याय 13 है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और CGO के पेपर्स के लिए और बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, है ना। चलिए, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले पॉइंट ये है कि हम लोग थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। अपवर्तन परावर्तन ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब गोलीय सतह से पढ़ना है अपने को ना, हम तो समतल सतह से पढ़े हैं, तो इसके लिए कुछ दर्पण के बारे में जानना आपको जरूरी है। चलिए, तो कुछ हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, है ना, क्योंकि गोलीय सतह से हमको पढ़ना है परावर्तन को। चलिए, तो हमारे पास ये जो पीछे का भाग है ना, इसको हम लोग बोल देंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। और इसमें जो ये पीछे का भाग जो बना रहा हूँ लकीर वो पीछे का भाग है, ठीक है ना। तो पहले अवतल दर्पण में देखते हैं, उसके बाद उत्तल में देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात यह है कि यदि इस दर्पण को हम लोग, इसका जो परावर्तक सतह है, ठीक है, वो क्या होता है, दबा हुआ रहता है अवतल का, और उत्तल का क्या होता है, उभरा हुआ रहता है ना। चलिए, तो जब भी कोई वस्तु रखते तो हम लोग बाईं ओर रखते हैं, ये तो क्लियर है आपको, है ना। चलिए, तो इसमें क्या है, यदि इसको हम लोग ऐसे कुछ ऐसे डॉट डॉट के रूप में हम लोग आभासी रूप में प्रदर्शित करते हैं इसको ऐसे ये आपका पूरा गोला बनेगा। क्या बनेगा, गोला। तो केवल इतना ही बनाते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें से किसको क्या बोलते हैं यही से आपको समझना है। जिसको समझना है तो आपको क्लियर करना है परिभाषा। तो सबसे पहले पॉइंट आता है ध्रुव, इसको हम लोग बोलेंगे ध्रुव। ध्रुव को हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। ओके, दूसरा आता है वक्रता केंद्र। क्या आता है, वक्रता केंद्र, है ना। ये मुख्य अक्ष बना देते हैं एक, है ना। तो इस पूरे का पूरा जो गोला है, उस गोले का केंद्र, इस कोण केंद्र को हम लोग यहाँ पर ये दर्शाएंगे। तो इस दर्पण का ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। क्या हो गया, वक्रता केंद्र, है ना। इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ओके, अब ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी ये कहलाएगा आपका वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये हो गया आपका ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, और ये हो गया वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, और ये मुख्य अक्ष हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ओके, यहाँ पर इसके भाग को हम लोग बोलेंगे फोकस। इस बिंदु को, इसको यहाँ से यहाँ तक को तो वक्रता त्रिज्या बोलेंगे ना, और इस बिंदु को हम बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस, ठीक है। हम इसको XY से प्रदर्शित कर देते हैं। ओके, दर्पण को हम लोग एम डैश वगैरह मानते हैं, जो भी मानना है वो, है ना। अब इसी के आधार पर हम लोग को समझना है कि किसको बोलेंगे हम लोग वक्रता केंद्र, किसको हम लोग बोलेंगे फोकस। ये क्लियर कर लिया मैंने। और एक चीज़ और बताना है, यदि हम लोग चलते हैं किसमें, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल में क्या होता है अपने पास, इसका परावर्तक सतह है क्या है, उभरा हुआ रहता है। ओके, इसका भी हम लोग मान लेंगे। तो ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, इसको गोलक रूप में दर्शाएंगे तो ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया ध्रुव। लेकिन आपको बता दूं कि वस्तु कर ऐसे रखेंगे तो इस तरफ से प्रकाश जाएगी ना, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ओके, और वस्तु को इधर रखना है। अब आप मत समझना कि देखिए इसका वक्रता केंद्र अंदर में है, ओके, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। अब इसका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र वो बाहर में है, दर्पण के बाहर, ठीक है। अब इसमें वक्रता केंद्र है दर्पण के अंदर है। अंदर मतलब कहा जाए कि ये पूरा पूरा ऐसे वस्तु यहाँ पास रखना है अपने को ना, ठीक है, यहाँ पास रखना है वस्तु, यहाँ पास रखना है। ये केवल आपको आभासी रूप में बताया ना इसको, ठीक है। लेकिन दर्पण तो हमारा ये है, ओके। अब ये दर्पण है, इसका जो परावर्तक सतह है वो क्या होता है, दबा हुआ है। तो इस तरफ वस्तु रखेंगे, इसका वस्तु किस तरफ मत रख दीजिएगा, क्योंकि आप देखो कि इस तरफ ऐसे ऐसे बना हुआ है, वस्तु इधर रखते हैं। तो ये तो इस तरफ बना हुआ है तो वस्तु इधर रखेंगे, ऐसा बात नहीं है। ये आभासी रूप में बनता है अधिकतर, है ना। तो वस्तु यहाँ रखेंगे, जो भी प्रकाश आएगा यहाँ से होके जाएगा, जो भी प्रकाश आएगा यहाँ से होके जाएगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन मत करना अपने आप को। चलिए, तो परिभाषा में चलते हैं हम लोग, क्या किसका परिभाषा है देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका ध्रुव। क्या आता है, ध्रुव। तो गोली दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को, गोली दर्पण के परावर्तक सतह के, ये जो परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह है, उस सतह के जो केंद्र है
गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के जो केंद्र है उस केंद्र को हम लोग कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। दूसरा वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह, गोलीय दर्पण की जो परावर्तक सतह है एक गोले का भाग है। ये पूरे इसको ऐसे बना देंगे, ऐसे मान जाए ऐसे बनाएंगे ना, तो ये पूरा हो गया आपका गोला। क्या हो गया? गोला। उस गोले का कोई क्या है? ये भाग है, दो दर्पण है। आप सॉरी कौन सा दर्पण आपके पास? ये अवतल दर्पण है, मतलब ये पूरा गोली एक गोला है, उस गोले का केवल आधा भाग है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह, जो गोलीय दर्पण है, ठीक है, उस गोलीय दर्पण के जो परावर्तक सतह एक गोले का भाग है, गोले का भाग है, इसलिए गोले का केंद्र, इस पूरे गोले का केंद्र ही उस दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा, है ना। आता है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष, तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, है ना, सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। सीधी रेखा क्या कहती है? मुख्य। यहाँ ध्रुव पर आपतित होती है, अभिलंबित होती है। ध्रुव पर ही क्या होती है? अभिलंबित होती है। मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं चिन्ह परपाटी में। ये चिन्ह परपाटी क्यों बताया जा रहा है, ये आपको समझना है कि कोई वस्तु इस दर्पण के सामने में रखते हैं या इस दर्पण के सामने में रखते हैं। ठीक है, कोई वस्तु इस दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में ऊपर बनता है कि नीचे बनता है कि पीछे बनता है कि दर्पण के सामने बनता है, ये सब नियम आगे आप पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में। ठीक है, तो क्या करना है अपने को कि ये जानना जरूरी है कि चिन्ह परपाटी में यदि प्रतिबिंब नीचे बनता है तो धनात्मक में होता है कि ऋणात्मक में होता है, ऊपर बनता है तो धनात्मक होता है कि ऋणात्मक में होता है, दर्पण के सामने बनता है तो धनात्मक ऋणात्मक होता है कि दर्पण के पीछे बनता है वो धनात्मक में नहीं होता है कि ऋणात्मक में होता है। यही आपको समझना है, यही बोलते हैं उसका चिन्ह परपाटी। ओके, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन के लिए चिन्ह परपाटी को समझाइए। तो पहला, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ये दर्पण है और दर्पण की क्या है? बाईं ओर है। तो वस्तु जब भी रखेंगे हम लोग यहाँ पास रखेंगे, यहाँ पास रखेंगे। ठीक है, बाईं ओर रखते हैं। तो वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात दर्पण पर वस्तु से प्रकाश, दर्पण पर वस्तु से कोई भी वस्तु, पेंसिल है, जो भी वस्तु रखेंगे उसका प्रकाश यहाँ पर जाएगा तभी तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ना। ठीक है, तो वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात दर्पण पर वस्तु से प्रकाश बाईं ओर से दाईं ओर आपतित होती है। बाईं ओर से दाईं ओर क्या होती है? आपतित होती है। बाईं से कहाँ जाएगा? दाईं जाएगा। ये क्लियर करना है अपने को। दूसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव से मापी जाती है मतलब ये ध्रुव है। मान लीजिए यहाँ पर वस्तु रखे हुए हैं और वस्तु का यहाँ से कोई प्रकाश जाता है और वस्तु का प्रतिबिंब कहीं ना कहीं पर बनता है। वक्रता केंद्र पर बनता होगा, या तो फोकस पर बनता होगा, या तो वक्रता केंद्र के पीछे बनता होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। तो हम लोग यदि उस वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करेंगे तो यहाँ ध्रुव से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से वो कितनी दूरी पर है उसी को मापेंगे। ठीक है, कि मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। कि ध्रुव के पीछे तरफ बढ़ रहा है कि ध्रुव के इस तरफ बढ़ रहा है, बात समझिए आपको, कि ध्रुव से ही मापना है अपने को, जो दर्पण की दूरी है उसको। तीसरा, मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु के दाईं ओर, ठीक है, ये बाईं ओर हो गया और ये पीछे को हम लोग बोलेंगे दाईं ओर। तो मूल बिंदु के दाईं ओर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स डैश। ठीक है, तो मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु के कौन सी ओर? दाईं ओर, प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। ठीक है, सभी दूरियां क्या मापी जाती है? धनात्मक मापी जाती है। मतलब क्या समझ रहे हो कि यदि वस्तु यहाँ पास है और वस्तु का प्रतिबिंब ये जो ध्रुव है उस ध्रुव के कहाँ हो? दाईं ओर बनता है। मैंने बताया था कि प्रतिबिंब बाईं ओर भी बन सकता है
दाईं ओर भी बन सकता है, मतलब दर्पण के सामने भी बन सकता है प्रतिबिंब, या दर्पण के पीछे भी बन सकता है प्रतिबिंब। इसमें भी वही सिचुएशन आती है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि पीछे पर है तो धनात्मक रहेगा उस दूरी का मान, कि ऋणात्मक रहेगा, वही समझाना चाह रहा हूँ, है ना। कि मूल बिंदु के दाईं ओर, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु के दाईं ओर, है ना, कौन से अक्ष, एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मापेंगे, कितने दूरी में बनता है, उस मापी गई जो दूरी है, सभी दूरियाँ, मापी गई सभी दूरियाँ धनात्मक मानी जाती है। मतलब कि यहाँ पर जो मापेंगे वो दूरी कहाँ रहेगा, धनात्मक, धनात्मक दिशा बोलेंगे इसको, ठीक है। अब जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर, ये एक्स डैश, ठीक है, मूल बिंदु के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब इधर, कि यहाँ से मापेंगे ना वस्तु को, समझ रहा है आपको, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, यहाँ पर बन गया मान जाए, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया वक्रता केंद्र के पीछे, तो हम मापेंगे ध्रुव से लेकर यहाँ तक की दूरी को, ऐसे मापेंगे। और मान लीजिए इधर बढ़ रहा है तो इधर ऐसे बढ़ रहा है, तो ध्रुव से लेकर यहाँ तक की दूरी को मापेंगे, ठीक है। तो इधर बढ़ रहा है वो तो क्लियर हो गया, ऊपर का हम लोग लिखें, ठीक है। यदि यहाँ पर यह है कि जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर, बाईं ओर, है ना, एक्स अक्ष के अनुदिश, डैश एक्स डैश की तरफ, है ना, एक्स डैश अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक, मतलब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा पीछे की तरफ, सॉरी, ये दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ऋणात्मक बनेगी। मतलब ये इसको बोलेंगे हम लोग ऋणात्मक दिशा, ठीक, इधर जो बनेगा वो ऋणात्मक दिशा कहलाएगी। तीसरा, चौथा कर दिए, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर बनता है, वस्तु के यहाँ पर रखें, यहाँ पर ऐसे प्रकाश आया, है ना, और यहाँ पर टकराया दर्पण में, और दर्पण में उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। दर्पण में सामने भी बनता है और पीछे भी बनता है, याद रखिएगा, है ना। तो मुख्य अक्ष के लंबवत, यदि लंबवत तथा ऊपर की ओर वाई अक्ष, इसको वाई अक्ष बोल देते हैं, इसको वाई डैश बोल देते हैं, है ना। तो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानेगी। मतलब ऊपर की जो दूरी बनेगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, धनात्मक में, पॉजिटिव में आ जाएगा, है ना। ओके, ऊपर की ओर लंबाई, यहाँ पर लिख देना ऊपर की ओर लंबाई, ये चित्र बनाना है इसमें, ठीक है, इसमें यही चित्र बनेगा, ऊपर की ओर लंबाई। अब मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर माइनस अक्ष के अनुदिश, माइनस वाई अक्ष के अनुदिश, ठीक है, मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। मतलब इसके नीचे अगर प्रतिबिंब बनता है ऐसे, यहाँ पर बने, चाहे यहाँ पर बने, चाहे यहाँ पर बने, मतलब इस मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पर ये क्लियर कर लेना आप लोग, एक्स अक्ष के अनुदिश मतलब प्लस एक्स, ठीक है। इस तरफ के बारे में बात करेंगे तो प्लस एक्स, इसको एक्स डैश माना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस एक्स। तो मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मापी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस एक्स लिखा हुआ यहाँ पर ना, ठीक है, इस तरफ का है माइनस एक्स। उसी तरह मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर हो तो प्लस एक्स प्लस वाई, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे हो तो माइनस वाई, इधर हो तो माइनस वाई, ठीक। ये आपका चिन्ह प्रॉपर्टी, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब यही है पर बनता है तो हम लोग जान जाएंगे, इधर बनता है तो ये धनात्मक बनेगा, इधर बनता है तो ऋणात्मक बनेगा, ऊपर बनता है धनात्मक बनेगा, नीचे बनता है तो ऋणात्मक बनेगा। एक चीज़ और बता देता हूँ कि उल्टा और सीधा, ठीक है, नीचे बनता है वो क्या करता है, अधिकतर क्या आता है, उल्टा, क्या बनता है, उल्टा, ठीक है। और कुछ दर्पण के पीछे बनता है तो वो आपका आभासी बनता है, दर्पण के सामने बनेगा मतलब पूरा वास्तविक बनेगा, ठीक है। अब क्लियर करते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है वो है गोली दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम। अब यहाँ पर मेन टॉपिक आपको समझना है कि हम लोग किसी भी दर्पण पे, यदि दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक दर्पण है, ये दर्पण है अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है, ओके। तो यदि हम लोग यहाँ पर वस्तु रख देते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह अवतल दर्पण पर बनेगा, एकदम सिंपल, है ना। यहाँ पर वस्तु रखेंगे तो अवतल दर्पण पर कहीं ना कहीं पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ पास बनेगा उसी को समझने के लिए हम लोग समझेंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम। इसके लिए मैं कुछ सिचुएशन बताता हूँ, कहाँ पर रखेंगे वस्तु को और प्रतिबिंब कहाँ पास बनेगा। चलिए, इसके लिए हम लोग कुछ समझना पड़ेगा कि हम कैसे प्रतिबिंब रचना का नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बात मैंने पहले आपको समझा रखी है शुरू में कि किसको क्या बोलते हैं। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ध्रुव बोल देंगे, ठीक है।
बीच को हम लोग बोलेंगे, अगर इसको ऐसे हम लोग आभासी तौर पर ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो इसके मध्य को बोलेंगे हम लोग वक्रता केंद्र। क्या बोल देंगे? वक्रता केंद्र। उत्तल दर्पण में देखें तो इसको हम लोग बोलेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो ये जो पृष्ठ है वो दबा हुआ रहता है ना, अवतल में, और उत्तल में पृष्ठ क्या है? उभरा हुआ रहता है। मतलब ये पीछे का पार्ट है, जो भी मैं ये लकीर लकीर बना रहा हूँ ये पीछे का पार्ट है, ये सामने का पार्ट है, दर्पण का सामने का पार्ट है, ये दर्पण का सामने का पार्ट है, ठीक है, ओके। अब ये वक्रता केंद्र होता है, ये मैंने पहले बता रखी है आपको, वक्रता केंद्र है ना, इसका वक्रता केंद्र ये है। और वस्तु हमेशा बाईं ओर रखती है, ठीक है, ये तो क्लियर है आपको कि वस्तु हमेशा कौन सी ओर रखी जाती है? बाईं ओर रखी जाती है ना। मतलब यहाँ इस तरफ रखना है अपने को वस्तु को, इसका देखें तो इसका बाईं ओर ये है, इस तरफ मत रख देना, ये अंदर रखा है करके, ठीक है। चलिए, तो अब सिचुएशन कहाँ कहाँ हो सकती है देखिए, इसको मैं मुख्य अक्ष बना देता हूँ, मुख्य अक्ष के बारे में बताया था मैंने, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब रचना के नियम। तो नियम के लिए पहले तो ये जानना है कि हम नियम क्यों पढ़ रहे हैं। हम नियम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अपने को जानना है कि यदि वस्तु को कहीं पास रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर रखते हैं। तो पहली बात यह कि रखते कहाँ हैं, 6 सिचुएशन आती है यहाँ पर, ठीक है, रखते कहाँ पास हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है कि यदि वस्तु को हम लोग रखते हैं अनंत पर, कहाँ पास रखते हैं? अनंत पर। अनंत मतलब यहाँ पर पता नहीं हमको कहाँ जाएगा, इसको बोलेंगे, इधर से बोलेंगे तो इसको पूरा अनंत, लास्ट तक जहाँ तक जाएगा उसको बोलेंगे अनंत। क्या बोलेंगे? अनंत। तो यदि वस्तु अनंत पर है, यदि वस्तु अनंत पर है तो इस दर्पण पर, गोली दर्पण पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये नियम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें भी देखें, अनंत पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहीं ना कहीं पर तो बनेगा ना, ठीक है, कहाँ पर बनेगा वो क्लियर करेंगे। दूसरा, यदि वस्तु, ये पहला क्लियर हो गया, यदि वस्तु पर कहाँ पर हो? अनंत पर हो। दूसरा, यदि वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को हम लोग सी प्रयोग करते हैं, ठीक है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो, पीछे मतलब यहाँ पास ये वस्तु है, ठीक है, यदि वस्तु कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र के पीछे हो, वक्रता केंद्र के पीछे हो। क्लियर होगी आपको, है ना। अब बात है 2 सिचुएशन, है ना, मतलब सी के पीछे, सी के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे, ये कहाँ पर हो? अनंत पर हो। हाँ, अब तीसरा सिचुएशन ये आती है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो, यदि वस्तु यहाँ पर हो ऐसे, तो इसका प्रतिबिंब इस दर्पण पर कहाँ पास बनेगा, है ना, यदि वस्तु कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र अर्थात सी पर हो। तीसरा सिचुएशन। चौथा सिचुएशन ये है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र के, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रुको, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस, ठीक है। यदि वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, ये भी सिचुएशन क्लियर हो रही है। अब ये पूरा अवतल में बता रहा हूँ ना, मैं अवतल में बता रहा हूँ, ठीक, यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। अब ये क्लियर हो गया, ये पहला हो गया आपका अनंत, दूसरा हो गया वक्रता केंद्र के पीछे, तीसरा हो गया वक्रता केंद्र पर ही, चौथा हो गया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और पांचवा हो गया आपका फोकस पर हो। कहाँ पर हो? फोकस पर हो। पांचवा है फोकस पर, एफ, फोकस पर हो, ठीक है, ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। और छठवां सिचुएशन आता है कि यदि फोकस और जो ध्रुव है अर्थात दर्पण है, या फोकस और दर्पण के बीच हो, तो वस्तु इतने जगह हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, इतने जगह हम लोग रख सकते हैं, और इसका प्रतिबिंब लाइन से किस पर बढ़ेगा, यही नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। उत्तल दर्पण में भी ऐसे सिचुएशन लागू होते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। केवल 2 ही जगह लागू होते हैं, तो क्लियर कर लेते हैं पहले हम लोग अवतल में, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो यदि आप ये सब नियम क्लियर कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब रचना भी करेंगे हम लोग। अभी हम लोग चलते हैं प्रतिबिंब रचना की जो नियम है, नियम को लागू करेंगे तब प्रतिबिंब रचना करना आ जाएगा। ओके, देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर डालिए। पहला कि गोली दर्पण पर जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। कोई भी वस्तु बनाते हैं, मान लीजिए ऐसे वस्तु, ये मोमबत्ती को ही वस्तु लेते हैं अधिकतर, है ना, तो उसमें से 2 किरण को ही हम लोग दर्शा सकते हैं। एक किरण कहीं से यहाँ से जाएगा,
यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, या तो यहाँ से जाएगा। जब मैं प्रतिबिंब रचना का नियम पढ़ाऊँ, प्रतिबिंब रचना बनाने की कोशिश करूँगा, तब आपको दो ही किरण के बारे में, एक किरण ऐसे, एक किरण ऐसे, लेकिन उसके बीच में पूरा का पूरा किरण जा रहा है ना, ऐसा नहीं कि केवल दो ही किरण जाता है, पूरा का पूरा किरण जाता है। किसका? किसी वस्तु का। मतलब कहा जाए ये पूरा वस्तु के द्वारा जो किरण है वो पहुँचती है कहाँ पर? दर्पण में, है ना। तो कैसे पहुंचती है वो आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि गोली दर्पण पर जो प्रकाश किरण, अब देखिए इसका जो प्रकाश किरण है कहाँ जाएगा, किस जगह जाएगा, कैसे मुड़ेगा, यही समझना है आपको कि गोली दर्पण से जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। चलिए ये हमारे पास कहीं पर से अनंत पर रखा हुआ है, या तो वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है, कहीं पास रखा है। इसको अब ऐसा नहीं कि वक्रता केंद्र के पीछे रखा है, कहीं पर रखा हुआ है ना। तो उसमें से जो प्रकाश आएगा, उस वस्तु से जो प्रकाश आएगा, है ना, पेंसिल हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी वस्तु हो, पेंसिल हो तो उससे में से प्रकाश जाएगा। ठीक है, प्रकाश का मतलब ये नहीं कि केवल उसमें प्रकाश जाता है, ये जाता है क्या बोलते हैं उसमें प्रकाश, कोई टार्च में लेटे, इस वाले ऐसे वाले प्रकाश के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। कोई वस्तु है, पेन है, ये पेन को मैं सर रख देता हूँ, तो इस पेन का पूरा का पूरा प्रकाश कहाँ पर जाएगा? दर्पण में। तभी दर्पण में क्या बनेगा? उसका प्रतिबिंब। इसका मतलब ये नहीं कि किसी टॉर्च का प्रकाश, किसी लाइट का प्रकाश, वो वाला प्रकाश नहीं है, इस वस्तु का प्रकाश। मतलब ये वस्तु कब दिखेगा? जब यहाँ पर प्रकाशित होगा। किस पर होगा? दर्पण पर। ये समझना है आपको, ठीक है, कि गोली दर्पण पर जो प्रकाश किरण, चलिए यहाँ पर हम लोग कोई वस्तु रख देते हैं, तो गोली दर्पण पर जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, ये मुख्य अक्ष है आपका। कौन सा अक्ष है? मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, मतलब ऐसे सीधा सीधा जाएगा। कोई भी प्रकाश आएगा, तो यहाँ पर मैंने मान एक वस्तु रख दी, तो वस्तु का जो प्रकाश है सीधा सीधा कहाँ पर जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। ठीक है, तो गोली दर्पण पर जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, वे परावर्तन के पश्चात, पहला यहाँ पर डालना। ठीक है, वो पहला है, उस पहला का पहला है ना, पहला इसको डालेंगे। ठीक है, कि गोली दर्पण पर जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से गुजरेगी या गुजरती है लिख देना। ठीक है, अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से गुजरती है, पहला। ठीक, तो ये मुख्य अक्ष से कोई प्रकाश आ रही है, आते यहाँ टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। अवतल दर्पण के बारे में बात करें ना, तो अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से गुजरती है, मतलब यहाँ से ऐसे करके ये गुजर जाएगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। आपको ये पता है क्या, ये क्या है? ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो ये पहला नियम क्लियर हो गया। अब इसी नियम को हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण में। यदि प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, चलिए तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, और ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया फोकस। इधर से देखें तो, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तल दर्पण उसका पूरा आभास करते हैं इधर पर। ठीक है, इसका सामने बनता है, सामने बना दिया तो ये वास्तविक बनता है। ठीक है, इसमें आभास करते हैं तो कैसे होता है कि आभास करेंगे तो यदि ऐसे, ठीक है, तो इसका वक्रता केंद्र, ये फोकस ये होगा, वक्रता केंद्र ये होगा। ठीक है, ओके, उत्तल दर्पण में, है ना। चलिए, तो यदि गोली दर्पण पर जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, चलिए तो ये मुख्य अक्ष है आपका, कौन सा अक्ष है? मुख्य अक्ष है, और यहाँ से ऐसे आपतित होती है, तो यहाँ पर टकराएगी, टकराने के पश्चात ये यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, यहाँ गई और यहाँ पहुँच गई। क्लियर होगी बात मेरी, कि गोली दर्पण पर जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तो वे परिवर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में क्या होगा? अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से गुजरेगी, टकराने के पश्चात फोकस बिंदु के। और दूसरा पॉइंट डालना है आपको उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब यहाँ पर ऐसे करेंगे, ऐसे ये टकरा के यहाँ जाएगा, लेकिन यदि हम लोग इसको आभासी रूप से प्रदर्शित करते हैं ऐसे पीछे की ओर, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस।
तो ऐसा लगता है कि ऐसे टकरा के ये ऐसे जा रही है, तो ये लगता है कि ये फोकस से क्या रखती आती हुई प्रतीत होती है, ऐसे फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से गुजरती है। अवतल दर्पण में ऐसे होकर फोकस बिंदु से गुजरती है और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम क्लियर हो गया, गोली दर्पण में प्रतिबिंब रचना के नियम। मतलब हम लोग कई बार वस्तु कैसे रखेंगे, है ना, तो उसमें से दो प्रकाश निकलेंगे, एक प्रकाश इधर, एक प्रकाश और कहीं पास ले जाएंगे, ठीक है। तब दोनों प्रकाश जब कट होगा जहाँ पास, चल मैं दो प्रकाश के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ये आपके पास क्या है, एक मोमबत्ती है जिसमें से एक प्रकाश निकलता है यहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर और दूसरा प्रकाश निकलता है आपका वक्रता केंद्र से ऐसे, ठीक है। तो ये वक्रता, यदि कोई प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो ऐसा होता है, ये मैंने पहले नियम में बता दी। और यदि कोई प्रकाश किरण है वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है तब कहाँ जाती है उसको आगे बताऊंगा। तो थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि वक्रता केंद्र से अगर होकर जाती है ना वो वापिस आ जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो क्या होती है अपनी दिशा में वापस क्या होती है लौट जाती है। तो यहाँ पर जो क्रॉस हुआ है वहीं पर बनेगा उसका प्रतिबिंब, क्या बनेगा प्रतिबिंब, ये भी क्लियर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। वहीं पर आपका क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो अभी तो केवल हम लोग नियम पढ़ रहे हैं, उस नियम के आधार पर हम लोग थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट, दूसरा नियम क्या आता है, दूसरा नियम आता है, इसको आप दूसरा डालिए, है ना, कि गोली दर्पण पर जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित होती है तो परिवर्तन के पश्चात क्या होती है। चलिए पहला आया था कहाँ पास, मुख्य अक्ष के समानांतर आया था। चलो इसको थोड़ा बना देते हैं, यह है आपका अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण, इस चीज़ पर बना हुआ है ना। चलिए, और ये तो अब जानते हैं ये कौन सा अक्ष है, मुख्य अक्ष है, इसका मुख्य अक्ष ही है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ओके। तो देखिए दूसरा नियम क्या बोलता है कि गोली दर्पण पर जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित होती है, पहले मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती, अब मान लो जाए, है ना, इसको मैं इधर आपतित करता हूँ, मान लो जाए ये, मान लो जाए ये वक्रता केंद्र हो गया और ये फोकस हो गया और फोकस पर आती ही बोला जा रहा है, तो यहाँ से ऐसे ये फोकस में जाती है, चलो, है ना, कि गोली दर्पण पर जो प्रकाश किरण फोकस होकर आपतित होती है, फोकस अब इसमें भी फोकस में ले जाना है, वहाँ जाए तो फोकस इसका क्या है यहाँ पास है, ये वक्रता केंद्र, तो ऐसे अंदर में तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से करेंगे तो ये फोकस से आएगी, ठीक है। इसको हम थोड़ा डॉट डॉट में बना देते हैं, ये ऐसे आ रही, इधर से आ रही प्रकाश, ये इधर से आ रही प्रकाश, ठीक है, फोकस में जाएगा, है ना। तो गोली दर्पण पर जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित होते हुए परिवर्तन के पश्चात, पहले तो पहला पॉइंट डालिएगा आप लोग एक, है ना, अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर, ठीक है, मुख्य फोकस या मुख्य अक्ष से होकर आपतित होती है ना। अब ये क्लियर हो रही है, एकदम बात क्लियर करना, पहला कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है, ठीक है, वे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब कैसे हो जाती है, यहाँ पर मैं मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस के अक्ष से बोला था, यहाँ पर नहीं, ये पूरा दोनों पॉइंट को एक साथ लिख दिया गया है ना। कैसे लिखा गया है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर, यहाँ पर जो चीज़ हम लोग एक ऊपर में लिख चुके हैं इसको डबल लिख लिया गया है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है वे परावर्तन के पश्चात, अब यहाँ से ये कटते हुए ऐसे से जाती है, तो यहाँ से जाती है तो ये दर्पण में टकराती है, दर्पण में क्या होती है, ये टकराती है, ऐसे टकरा गई। तो टकराने के पश्चात क्या होता है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है, ओके, और वे परिवर्तन के पश्चात, अब यहाँ पर परिवर्तन होगा ना टकराएगी बस, ठीक है, परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए पहले हम लोग पढ़ा था कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो फोकस से जाती है, फोकस से होकर जाती है। अब इसका उल्टा हो गया कि यदि वो फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, तो ये हो गया आपका मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये जो बना है कौन सा अक्ष है, मुख्य अक्ष है क्या,
ठीक है। तो ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष क्या हो गया, समानांतर हो गया। जो बीच का बना है वो कौन सा अक्ष है, मुख्य अक्ष है। कौन सा अक्ष है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष क्या हो गया, समानांतर हो गया। अब ये हो गया अवतल दर्पण। दूसरा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की दिशा में जाती हुई दिखती है, मुख्य फोकस की दिशा में जाती हुई दिखती है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की दिशा में जाती हुई दिखती है वह किरण या वे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर कैसे होती है, देखिए कि यहाँ से जो किरण है फोकस से दिशा में जाती हुई, फोकस की दिशा में जो किरण जाती हुई, ये फोकस है ना, फोकस की दिशा में जो किरण जाती हुई प्रतीत होती है वो क्या होता है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष समानांतर। तो ये टकराकर ऐसे हो जाएगा, हो गया। तो ये क्या अंश अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष क्या होगी, समानांतर हो गई। ये दूसरा नियम भी क्लियर हो गया है। चलिए तीसरा चलते हैं। ये यदि प्रकाश किरण केंद्र से होकर अभिलंब दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में परिवर्तित हो जाती है ना। अब ये तो क्लियर हो गया, इसमें अलग अलग से नियम की जरूरत नहीं है, केवल इतना ही समझना है कि यदि प्रकाश किरण है केंद्र से होकर अभिलंबित दिशा में आपतित होती है तो वे परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। तो पहला पॉइंट दे लीजिए, चल कोई बात नहीं है, अवतल दर्पण हम डाल लेते हैं। पहला पॉइंट कैसे डालते हैं थोड़ा देखना, यहाँ पर मैं चित्र नहीं बना पाया हूँ, सॉरी ये नहीं बना पाया है, जो लड़का है अपना बना है लेकिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है ना, अभी आएगा उसको दिखाऊंगा मैं। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है। चलिए मैं थोड़ा सा ये अवतल दर्पण बना देता हूँ, आगे और बनेगा है ना। तो ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया बिंदु ध्रुव, इसको बोलेंगे फोकस, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसे, है ना। तो ये बोला जा रहा है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, जो किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है ना। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है वह जो किरण अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से आपतित होती है और प्रकाश किरण परिवर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है। तो लिखना है यहाँ पर, तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है वह किरण तो को भी लिखना है, वह किरण परिवर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है। मतलब सीधी बात है कि यदि कोई प्रकाश किरण है यहाँ, तो क्या होती है, ये वक्रता केंद्र पर होती आती है ऐसे, पहले फोकस पे आया था ना, सॉरी ये वक्रता केंद्र के यहाँ पर बना देते हैं, कोई बात नहीं, वक्रता केंद्र पर होती है। तो आने के पश्चात ये ऐसे आकर इसमें टकराती है, टकराने के बाद ना तो इधर जाता है ना उधर जाता है, टकराने के पश्चात ना इधर जाती है ना उधर जाती है, वो अपनी दिशा में वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। ये क्लियर करना है आपने को। देखिए यही चीज़ आपको थोड़ा क्लियर कर देते हैं यहाँ पर। और ये हो गया एक, है ना, यहाँ पर गलत लिखिए इसको, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया बिंदु और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। कौन सा केंद्र है, वक्रता, ये हो गया फोकस, है ना। तो वक्रता केंद्र से अगर जो जाती है तो देखिए ये वक्रता केंद्र से होती जाती है तो वापस अपनी दिशा में लौट जाती है, ऐसे ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसको दूसरा पॉइंट डालना कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में जाती हुई दिखाई देती है वह किरण परिवर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है। तो देखिए कि ये देखिए इसमें केवल प्रतीत होती वाला चलता है ना, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। यदि कोई किरण है ऐसे यहाँ से यहाँ दर्पण तक ही जाएगा ना, ये मुख्य अक्ष के समानांतर, सॉरी वक्रता केंद्र की दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है, ये जाती हुई प्रतीत होती है, इसको डॉट डॉट में प्रदर्शित करते हैं, जाती हुई प्रतीत होती है। तो क्या होता है, वो अपनी दिशा में वापस क्या हो जाती है, लौट जाती हैं। ये क्लियर हो गया आपका, ये आपका 3 नियम। चलिए तो चौथा जो नियम है यहाँ पर चौथा डालिएगा आप लोग, है ना, कि गोली दर्पण में यदि प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है। चलिए पहले तो अनंत पर थी, अनंत से आ रही थी, मतलब कहा जाते मुख्य अक्ष से समानांतर आ रही थी, कोई वक्रता केंद्र से होकर गया, कोई फोकस से होकर गया। अब एक ऐसा किरण है जो कि
कहाँ से जाती है, ये इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुव, क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो गोली दर्पण यदि प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तब क्या होता है कि अवतल, पहला पॉइंट डालें यहाँ पर, पहला कि अवतल दर्पण में यदि प्रकाश किरणें ध्रुव पर आपतित होती है, अवतल दर्पण ध्रुव पर आपतित होती है तो वो आपतन कोण के बराबर है ना। यहाँ से जो आती है, जो किरण आती है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा किरण, आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं इसको, आपतित किरण, ठीक है ये। और यहाँ से जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब बीच का, और इसके बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण है ना। तो अवतल दर्पण में यदि प्रकाश किरणें ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतन कोण के बराबर, ये आपतन कोण है उसके बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए, परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। ये आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट लिखना कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में यदि प्रकाश किरणें ध्रुव पर आपतित होती है तो वो आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए परिवर्तित हो जाती है ना, सीधी बात, होती प्रतीत होती है। तो क्या होता है अपने पास कि ये हमारे पास एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ये यहाँ से आती है, ठीक है, और आती है यहाँ से ये, ठीक है, कोण आई और कोण आर, ओके। तो हो गया आपका आपतन कोण में, और ये ये अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण में, और ये उत्तल दर्पण में। तो इस तरह से 4 नियम है, चारों नियम क्लियर हो जाना चाहिए कि कहाँ से प्रकाश आती है और कहाँ पर होकर जाती है। इसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे प्रतिबिंब रचना करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो शुरुआत होती है यहाँ से होती है कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना। अब मैंने जो नियम बताए उसी नियम के आधार पर हम लोग प्रतिबिंब रचना के नियम, प्रतिबिंब रचना के जो नियम है उस नियम के आधार पर हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो अवतल दर्पण के लिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। सब जितना भी बनेंगे हम लोग अवतल दर्पण के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि वस्तु कहाँ पर हो सकती है, वो मैंने सबसे शुरू में बता रखी है आपको कि कहाँ कहाँ पर हो सकती है। अनंत पर हो सकती है, वक्रता केंद्र पर हो सकती है, फोकस पर हो सकती है, फोकस और ध्रुव के बीच हो सकती है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो सकती है, सब बताया मैंने, है ना। चलिए, तो पहला आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, चलिए जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। चलिए मैंने यहाँ पर वस्तु बना रखी है, ठीक है, ये है ना, यहाँ पर वस्तु है, और ये हो गया उस दर्पण का वक्रता, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो तब क्या होता है। इसको मैं रेड में क्लियर कर देता हूँ क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा ये आपका मुख्य अक्ष। चलिए, तो ये हो गया मुख्य अक्ष, और ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया दर्पण। वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। तो अनंत पर है तो यहाँ से हम लोग शुरू कर देते हैं। ये सन 65 का एक स्केल मिला है मेरे को। चलिए, तो यदि वस्तु पर आपको बता दिया था कोई भी ये वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर क्या होता है कि हमको 2 प्रकाश के बारे में बात करेंगे। यदि ये पेन है, पेंसिल है, इस पर भी 2 प्रकाश के बारे में बात करेंगे। एक प्रकाश कहाँ जाएगा, दूसरा प्रकाश कहाँ जाएगा। उसके बीच में जो पूरा प्रकाश को, हर प्रकाश को नहीं दर्शाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो वस्तु है तो वस्तु का प्रकार देखते हैं। वस्तु मान लो जाए इसका एक प्रकाश है, वो है ना मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, ठीक है, और ये दूसरा प्रकाश है वो भी मुख्य अक्ष समानांतर आती है, ऐसे। चलिए, ये हमको क्लियर है कि मुख्य अक्ष समानांतर आती है। हाँ, तो जब वस्तु अनंत पर हो, ये वस्तु अनंत पर है, मैंने बता दिया था आपको वस्तु कहाँ कहाँ हो सकता है। वस्तु अनंत पर हो सकता है, या वक्रता केंद्र के पीछे हो सकता है, या तो वक्रता केंद्र पर हो सकता है, या तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो सकता है, या तो फोकस में हो सकता है, या तो फोकस और दर्पण के बीच हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पर से, अनंत पर है। वैल्यू वस्तु पर अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पास बनेगा,
यही आपका पॉइंट है। यदि वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है ना। यदि वस्तु अनंत पर है तो कहाँ पर बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। आपका नियम देखते हैं, नियम हम लोग जानते हैं। पहला नियम कि यदि कोई प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है ना, तो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो वहाँ फोकस होकर जाती है। ये गया फोकस होकर गया। इधर से भी देखें, यदि मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो वहाँ फोकस होकर जाती होती है, ये भी क्लियर हो गया। और ये दोनों किरण जिस जगह पर टकराएगा उसी जगह हम लोग क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब। क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए यदि वस्तु अनंत पर हो तब कहाँ पर बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब, पहला पॉइंट लिखिएगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, है ना। तो पहला लिखेंगे, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब लिख देना, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। दूसरा कि वास्तविक बनेगा कि उल्टा बनेगा। तो एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि वास्तविक और आभासी दो चीज़ होता है ना। वास्तविक और आभासी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं कि यदि वो ये किरण और ये किरण निश्चित तौर पर ये दोनों किरण अगर टकराती है, एकदम प्रत्यक्ष रूप से टकराती हैं, है ना, तो वो आपका बनेगा वास्तविक। क्या बनेगा, वास्तविक, है ना। अब बात आता है आभासी का, कि यदि ये किरण टकराती नहीं, किसको हम लोग आभास के रूप में देखेंगे। ये हम लोग आगे और चलेंगे, ठीक है, लास्ट पॉइंट में, तब आपको समझ आएगा कि आभासी प्रतिबिंब कौन सा है। अभी जितना भी बढ़ रहा है, ये दर्पण के सामने बढ़ रहा है, ये कौन सा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और दर्पण के जो पीछे बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं, आभासी। ओके, तो अभी पूरा वास्तविक के बारे में चलेगा, आभासी क्या होगा। तो पहला पॉइंट आपका हो गया कि प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। कैसा बनेगा, ये बनेगा वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। तीसरा पॉइंट, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। तो एक्चुअली में ये बनता है उल्टा। क्या बनता है, उल्टा, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि ये छोटा बनेगा, तो ये बिंदु के आकार का बनता है, एकदम बिंदु के आकार का, ऐसे दोनों जगह मिलता है, तो ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग छोटा, बोल देंगे, बिंदु के आकार का भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, छोटा। क्लियर। तो ये समझ आ गया कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि उल्टा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़े बनेगा। ये सब क्लियर हो गया, पहला पॉइंट, ठीक। चलिए दूसरा देखते हैं। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है, ऐसे करते हैं हम लोग। दूसरा नंबर में इसमें चलते हैं कि वक्रता केंद्र के पीछे वाले में चलते हैं, अभी वक्रता केंद्र पर नहीं चलते हैं, उसको नहीं देखते हैं। चलिए, वक्रता केंद्र के पीछे हो, तो ये दूसरा नंबर आप डालिएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो, है ना। वक्रता केंद्र पर हम लोग पीछे बात करेंगे, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका बिंदु, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया वस्तु। पहले अनंत पर था, अब दूसरा नंबर में कहाँ पास है, ये वक्रता केंद्र के जस्ट पीछे। ये पीछे पीछे कहीं पास भी हो ना, कहीं पास भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो यही पॉइंट आपको समझना है कि यदि वस्तु कहाँ पास हो, वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र अर्थात सी के क्या हो, पीछे हो, तब क्या होता है, देखिए ध्यान से, है ना, कि ये वस्तु हो गया, वस्तु बना दिया मैंने, और इसमें से दो प्रकाश निकलना आपको पता है ना। तो एक हम लोग यहाँ से ले जाते हैं, तो ये यहाँ से जाती है, जाने के बाद अब नियम देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष है ना, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो वहाँ फोकस से होकर गुजरती है। ये नियम आपका लागू हो रहा है, तो यहाँ पर क्या, कहाँ से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर जाएगी, यहाँ पर फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, ओके। अब फोकस होकर एक किरण की बात करें, दूसरी किरण देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण है वहाँ वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो अपनी दिशा वापस लौट जाती है, ये नियम पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, ऐसे वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वहाँ अपनी दिशा वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो ऐसे गई और ये लौट गई। इधर देखें तो ये ऐसा। अब सिचुएशन याद है कि कई जने क्या होते हैं कि फोकस से भी ले जाते हैं, इसमें भी प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन देखिए कैसे जाएगा, फोकस से बता रहा हूँ आपको थोड़ा से, कि ऐसे फोकस से जाएगा, ये सॉरी ऐसे फोकस से जाएगा, ऐसे, तो फोकस से जाता है वो मुख्य अक्ष समानांतर हो जाती है, नियम हमारा बताया, तो ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ये फोकस से गया, फोकस से ऐसे गया और टकराएगा, टकराने के बाद ऐसे आएगा, तो इसी बिंदु पर मिल रहा है ना। तो दो सिचुएशन हो सकती है, यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन मैं वक्रता केंद्र से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से हो जाती है, वो अपनी दिशा वापस, तो यहाँ पर ये दोनों टकराया, ठीक। तो यहाँ पर बन गया ये प्रतिबिंब,
ये प्रतिबिंब बना दिया मैंने, ठीक है। इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, उल्टा। तो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जस्ट नीचे, नीचे बनेगा, नीचे। और चिन्ह प्रपाटी के आधार पर आप जानते हो नीचे बनता है तो क्या होता है, ऊपर बनता है तो क्या होता है, ठीक है। तो ये नीचे बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे। अब ये क्लियर हो गया आपको। अब कैसे कैसे बनेगा, ध्यान से देखते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, पहला लिखिएगा यहाँ पर, पहला डालिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, वस्तु का जो प्रतिबिंब है, यहाँ पर आपका पॉइंट क्या है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो, वक्रता, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र क्या हो, पीछे हो, तो कहाँ पर बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। मतलब ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यदि वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र के पीछे हो, तो कहाँ पर बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। क्लियर। दूसरा पॉइंट, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब ये दर्पण किस तरफ बढ़ रहा है, मतलब कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक। तीसरा पॉइंट, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए यहाँ वस्तु है, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। याद रखिएगा, यह सब याद करने का आपका, ठीक है। और ऐसे आपको देखकर ही बता सकते हैं, वस्तु बनाए उसको छोटा बन रहा है ना, यहाँ पर छोटा बन रहा है। चौथा, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। जितना भी वास्तविक प्रतिबिंब है अधिकतर उल्टा बनेगा, ठीक है। अधिकतर नहीं, उल्टा ही बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा हम चलते हैं। चलिए, यहाँ पर बोला गया है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र मतलब यही है ना, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो 2 किरण फिर बात करते हैं। एक किरण अब वक्रता केंद्र पर है तो किरण तो वक्रता केंद्र तक नहीं ले जा सकते, तो फोकस से ले जाते हैं। तो ये एक किरण फोकस से गया और एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गया, ठीक है। तो अब नियम क्या बोलता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से होकर जाती है, ये फोकस से होकर गया। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, तो यहाँ से गया और ये यहाँ चला गया, ऐसे ऐसे फोकस से आया। वक्रता केंद्र से आता है तो क्या होता है, अपनी तरफ वापिस चला जाता है। मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो फोकस से होकर जाता है। अगर फोकस से होकर जाता है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये हो गया आपका मुख्य अक्ष के समानांतर। फोकस से आया ना, वो मुख्य अक्ष क्या हो गया, समानांतर। और एक किरण यहाँ है जो मुख्य अक्ष समानांतर होती है, वो फोकस से होकर जाती है, फोकस होकर गई। ये दोनों जहाँ पर टकराती है वहाँ पर हमको प्रतिबिंब बनाना है। तो ये हो गया आपका वस्तु और ये हो गया उसका क्या, प्रतिबिंब। नीचे में बनाया हो क्या, उसका प्रतिबिंब, वो भी उल्टा है, ठीक। तो अब देखते हैं पहला वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। दूसरा, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, इस तरफ है मतलब वास्तविक है। तीसरा, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान व बराबर होगा। पहले हम छोटा लिखते थे, बड़ा लिखते थे, बड़ा भी बात नहीं आ रही है, छोटा छोटा वाले बात आ रही है। तो अभी क्या होगा, वस्तु के क्या होगा, बराबर बनेगा, है ना। अब चौथा, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा ये तो हम लोग जानते हैं, अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं तो उल्टा बनेगा। तो इस तरह से हम लोग तीसरा सिचुएशन भी क्लियर हो गई आपका, है ना। तीसरा सिचुएशन भी क्लियर हो गई, वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है। चलिए, चौथा सिचुएशन क्या बोलता है कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, दोनों के बीच हो, तब क्या होता है। देखिए, वक्रता केंद्र ये हो गया और ये फोकस हो गया, दोनों के बीच रखा गया वस्तु को। तब क्या होता है कि एक किरण यहाँ से ले जाते हैं हम लोग, एक किरण यहाँ से ले जाते हैं ऐसे, और जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, ये पीछे का मुख्य अक्ष है, जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है वह फोकस से होकर जाती है, ऐसे गया, ठीक। और दूसरा किरण यहाँ से लेते हैं सीधा ऊपर से ले लेते हैं। तो देखो कि यदि कोई प्रकाश किरण है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर, वक्रता केंद्र के समानांतर, ये वक्रता केंद्र है, तो ऐसे अगर जाती है कोई प्रकाश किरण ऐसे, ठीक है, तो ये सीधा सीधा है, मतलब ये ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी, और इसको हम लोग आभासी रूप में ऐसे करते करते मान जाए, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। तो यहाँ पर दोनों किरण क्या होती है, मिलती है ना। अब बात ये आती है कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो क्या क्या आकृति बना सकता है, समझ रहा है। मतलब कहा जाए, सीधी बात है कि वस्तु का प्रकाश यहाँ से होते सीधा यहाँ जा रहा है, मतलब इसको पीछे की ओर अगर बढ़ाते हैं हम लोग इसको ऐसे, ठीक है, वास्तविक रेखा ही है ना, आभासी रेखा नहीं है। चलिए, तब क्या होता है, देखिए, ये मुख्य अक्ष के नीचे ही बनाना है जहाँ पर बनेगा उसको, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहला, वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो वस्तु है का प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा, पीछे बन गया।
है ना। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब है क्योंकि इस तरफ पीछे तरफ बढ़ रहा है ना। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, ये वस्तु छोटा था और ये वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, उससे क्या है, बड़ा है। वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होगा, उल्टा तो हम लोग जानते ही हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बन गया मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, जब वस्तु फोकस पर हो, अभी हम लोग पढ़े थे फोकस वक्रता केंद्र के पीछे। अब जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर ही हो, तो यहाँ से तो कोई किरण नहीं जाती, लेकिन थोड़ा सा देखो कि यदि हम लोग ऐसे थोड़ा सा किरण बढ़ाते तो क्या हो गया है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर है। कौन सा अक्ष के समानांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण जाती है वो कहाँ से होती है, फोकस से होकर जाती है, ये गया फोकस पर, ठीक है। और इसको हम लोग लेते हैं यहाँ से ऐसे किरण, ये क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है, मतलब वो क्या होता है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है ना। तो ये ऐसे गया और ये उसी दिशा में वापस क्या हो गया, लौट गया। तो लौट कर ऐसे जा रही है इधर। अब बात करते हैं कि ये प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा। सबसे शुरू में हमने पढ़ा था कि यदि अनंत से आ रहा है प्रकाश या अनंत पर रखा हुआ वस्तु तो फोकस पर बनाएगा। अब उसका उल्टा, उल्टा मतलब अभी फोकस पर वस्तु रखा है तो सीधी बात है उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये देखिए, ये दोनों रेखा कहीं पास मिल नहीं रही ना, आगे और बढ़ाएंगे तो बढ़ते जाएगा, ये आगे बढ़ाएंगे बढ़ते, कहीं पास नहीं मिलेगा, एकदम सीधा चलते चलते जाएगा, मतलब अनंत पर, मतलब अनंत मतलब नहीं के समान एक्चुअली में, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। दूसरा, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा, जो बनेगा कौन सा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक। को क्या हो, दर्पण के पीछे बढ़ रही है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, ये वस्तु है, वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा क्योंकि बहुत दूर में बढ़ेगी, ठीक है। और वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। देखिए, इस तरफ जो नीचे बढ़ रहा है वो उल्टा ही बनता है क्योंकि ये हो गया मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, मतलब क्या बनेगा, वो उल्टा ही बनेगा, है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको कि 5वें नंबर में कहाँ पास बनेगा, ठीक है, यदि वस्तु कहाँ पास हो, फोकस पर हो तो। चलिए, ये लास्ट आता है आपका 6वां सिचुएशन कि जब वस्तु फोकस व दर्पण के बीच हो। पहले फोकस में था, अब फोकस व दर्पण के बीच हो, तब क्या होता है। तो ये बहुत सिंपल थॉट है ना। देखिए, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, है ना। चलिए, अब क्या होता है कि जब वस्तु फोकस व दर्पण के बीच हो, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया फोकस। तो फोकस और ये हो गया आपका ध्रुव, इन ध्रुव के बीच हो, है ना, अर्थात दर्पण के बीच हो, सीधी बात है ना। तो यहाँ पर मैंने वस्तु रखी है, यहाँ पर देखिए मान लो जैसे रख दिया वस्तु। तो दो प्रकाश के बराबर करते हैं, एक तो यहाँ से ऊपर जाएंगे वक्रता केंद्र वाले बात में, तो जो वक्रता केंद्र के बराबर, वक्रता केंद्र से होती जाती है, मतलब जो जाती है वो अपनी दिशा वापस क्या होती है, लौट जाती है। तो इसको देखेंगे तो हम लोग ऐसे लौटेगा इधर, ठीक, ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा में ये यदि कोई प्रकाश किरण है, ये एक नियम है जिसमें वो अगर अगर वहाँ ध्रुव से होती है तो आपतन कोण के बराबर क्या बनाती है, परिवर्तन कोण। ये नियम हम लोग पढ़े हैं। तो आपतन कोण के बराबर क्या बनाती है, परिवर्तन कोण बनाती है, ये बनाती है, ऐसे निकल जाती है। तो अब देखो भाई कि इसको मैं ऐसे बढ़ाते जाऊँगा, इसको भी अगर मैं बढ़ाते जाऊँगा तो कहीं पर तो नहीं मिलेगा ना वो, और कहीं पर नहीं मिलेगा तो कहीं पर प्रतिबिंब तो बनेगा ही नहीं। लेकिन हमको प्रतिबिंब बनाना है भाई। तो क्या होता है कि यदि इसी किरण को, है ना, ये जो किरण है सामने को जाती है और ये वापस आ जाती है, इस किरण को यदि हम लोग पीछे को आभासी रूप में ऐसे दर्शाते हैं, मान लो जाए, और ये जो किरण है ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, इस परावर्तित किरण को पीछे की ओर और ले जाते हैं ऐसे आभासी रूप में, तो ये दोनों यहाँ पर जुड़ता है, और जहाँ पर जो आभासी किरण जुड़ता है तो वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बन रहा है बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा बन रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब भाई, है ना। तो आपको लिखना है कि पहला पॉइंट कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा, अब देखिए इस तरफ जो बनता था दो वास्तविक किरण के मिलने से बनता था, ये आभासी किरण के मिलने से बन रहा है, मतलब ये कौन सा प्रतिबिंब आभासी होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि ये सीधा है कि उल्टा है। तो आपको बता दो कि नीचे बनता है वो सब उल्टा रहता है, वास्तविक जो बनता है वो, वास्तविक जो बनेगा इस तरफ नीचे की तरफ वो हमेशा उल्टा रहता है, लेकिन जो आभासी बनता है वो सीधा रहता है, याद रखिएगा, है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। और चौथा पॉइंट आपका बनता है कि ये बड़ा बनेगा कि छोटा, तो दिख तो रहा है आपको, है ना, बताने की जरूरत नहीं है, क्या बनेगा, बड़ा। तो इस तरह से ये आपके प्रतिबिंब रचना के नियम कंप्लीट हुए।